स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूले लिखवा दिए थे मैंने, ई को बता दिया है। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड हो गया है, ठीक। ई को हो गया है पिछली क्लास में। तो कुछ हम लोगों को साउंड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। इनमें से पिच और क्वालिटी दो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हम मेजर नहीं कर पाते लेकिन महसूस कर पाते हैं। तो जैसे कोई एक ही वर्ड एक इंसान लो पिच में बोल सकता है और कोई दूसरा इंसान उसको हाई पिच में बोल सकता है। पिच से मतलब है यहां पर पतली आवाज और भारी आवाज का। तो जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज मतलब भारी आवाज। एक एक्टर था प्राण, तो बहुत हाई लो फ्रीक्वेंसी में बोला करता था। तो जितनी भी आवाज भारी होती जाएगी मतलब लो फ्रीक्वेंसी, उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी की आवाज है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो हम सुन पाते हैं, तुम्हें पता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हम सुन पाते हैं वो कितनी होती है? हाँ, 20 हर्ट्ज। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की आवाज हमारे पास हो यानी हमारे आसपास और बहुत लाउड हो तो भी हमें सुनाई नहीं देगी। कभी तुमने गौर किया हो कि भौरे अगर हमारे आसपास भौरा मंडरा रहा है तो वो शोर करता भी है तो जनरली उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। भौरे का किसी ने आवाज सुना है? भौरा देखा है कभी? तो वो आवाज करते हुए सुना भी है। तो उसकी आवाज जनरली लो फ्रीक्वेंसी की होती है और उसकी आवाज हमारे कान कहीं ना कहीं बहुत कायदे से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं, जब बहुत गौर से सुनोगे तब समझ में आएगा। यानी उस तरह की फ्रीक्वेंसी को और लो कर दोगे तो फिर हमें सुनाई देना बंद ही हो जाएगी। नहीं, आवाज होगी मगर हमें सुनाई नहीं देगी। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमारा कान सुन पाता है वो कितनी है? 20,000 हर्ट्ज। ये वो रेंज है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है। फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब इससे ना निकाले कि लाउड या स्लो। फ्रीक्वेंसी का तेज या धीमे से मतलब नहीं है। तेज अमिताभ बच्चन भी बोल सकता है, तेज लता मंगेशकर भी बोल सकती थी। ऐसे थोड़ी यार कोई एक ही आदमी हल्ला कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है। मौके मौके की बात है, जिसको गुस्सा आ गया। धीमा लो फ्रीक्वेंसी वाला भी बोल सकता है, धीमा हाई फ्रीक्वेंसी वाला। तो तेज और धीमा एक अलग चीज है, लेकिन पतली आवाज और भारी आवाज वो बेसिकली पिच से तय होती है। खैर, तो क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो परफेक्ट साइनोसाइडल वेव तो बोलते नहीं है। हम लोग जो हवा में डिस्टर्बेंस करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो परफेक्ट साइनोसाइडल लॉन्गिट्यूडनल वेव है? हम ट्यूनिंग फॉर्क को ऑसिलेट कराते हैं तो जो साउंड निकलती है वो साइनोसाइडल लॉन्गिट्यूडनल होती है। लेकिन हम जो बोलते हैं वो ट्यूनिंग फॉर्क की तरह थोड़ी बोलते हैं। हमारे निकाले हुए शब्द हवा में किस तरह का डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं उसका कोई पैटर्न, बस हाँ कोई डिस्टर्बेंस है जिसको तुम पहचानते हो, जिसकी बचपन से प्रैक्टिस कराएगी कि ये पैटर्न मतलब बा, ये पैटर्न मतलब सा, ये सारे गा मा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब शब्द से हम परिचित हुए हैं बचपन से। वो हवा में होने वाले डिस्टर्बेंस है जिसको हमारे कान पहचानने लगे हैं बताते बताते। खैर, तो अब यार उन डिस्टर्बेंस को मैं किसी तरह से एयर में क्रिएट नहीं कर सकता, ना ऑन पेपर दिखा सकता हूं, लेकिन मैंने उन डिस्टर्बेंस का एक ग्राफ दिखाया है यहां पर, है ना। जैसे ये मैंने कोई शब्द बोला, ये उसका ग्राफ है। तुमको ये ग्राफ क्या है याद करो, मैंने साइनोसाइडल का भी ग्राफ बनाया था ना। उस समय पार्टिकल तो आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे थे, नहीं, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वो साइनोसाइडल ऑसिलेशन का ग्राफ था, ये किसी और तरह के ऑसिलेशन का ग्राफ है जो लगातार ट्रैवल कर रहा है साउंड की स्पीड से। तो एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। ये दो ग्राफ देखो, बाकी बाद में देखना, ठीक है। एक ये है जो साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और एक ये है।
तो कौन हाई पिच है कौन लो पिच है, क्या देख के बता सकते हैं? ग्राफ देख के बता सकते हैं, साउंड का ग्राफ है, बताएं। अरे कौन, इसने भी बोला सा, सारे गामा का सा बोला है लता मंगेशकर ने, और सा बोला है अमिताभ बच्चन ने। तो बता किसका सा ज्यादा सुरीला होगा? तो लता मंगेशकर वाला कौन सा वेव फॉर्म है इनमें से? लता मंगेशकर कौन है? नीचे वाला। तुम देख रहे हो यार कि ज्यादा ऑसिलेशन हो रहे हैं सेम टाइम में, भाई स्पीड तो वही रहेगी साउंड की, तो जिसमें ज्यादा ऑसिलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फिर मुझे बताएं, यानी ये ग्राफ 1 और ग्राफ 2 में न्यू2 न्यू1 से इन एवरेज ज्यादा है। हालांकि इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता क्योंकि एक ही इंसान एक ही शब्द बोलने में जाने कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करता है, तो हम फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट नहीं कर सकते। यानी ये जो पिच है दैट इज अ नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। पिच इज अ नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, नोट करें। दूसरा एक और कैरेक्टरिस्टिक है, तो मैं कहूंगा यार ये हाई पिच है। हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच मतलब लो फ्रीक्वेंसी, और लो पिच मतलब भारी आवाज, और हाई पिच मतलब पतली आवाज। जल्दी, लेडीज की आवाज पतली होती है, जेंट्स की आवाज भारी होती है, बच्चों की आवाज पतली होती है। फिर दूसरा मैंने ग्राफ कंपैरिजन किया है क्वालिटी ऑफ द साउंड का। अभी कर्कश आवाज अलग चीज हो गई यार, एक आदमी सा बोलता है, एक आदमी और गंदे तरीके से सा बोलता है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, या कोई और अच्छा बोल सकता है। तो क्वालिटी ऑफ द साउंड का अगर मैंने दो ग्राफ यहां दिखाया यार, ये भी सा है ये भी सा है, तो यार ग्राफ देख के तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है? हाँ, ऊपर वाला। ये नीचे वाला उसी सा को थोड़ा चुभने वाला पैटर्न है, कह सकते हैं उसमें शार्प वेरिएशन है और इसके वेरिएशन स्मूथ है। तो नेचर इंसान का ऐसा है कि स्मूथ वेरिएशन हम लोगों को पसंद आता है, चाहे वो साउंड का हो, चाहे वो लाइट का हो, चाहे वो किसी भी चीज का। स्मूथ वेरिएशन हमें पसंद आता है, शार्प वेरिएशन तो किसी की नहीं। हम लोग बोलते हैं यार कि तुम मत बोला करो फड्डे बांस की आवाज है, नहीं बोल देते हैं कई बार। तो वो जो फड्डे बांस की आवाज है मतलब उसके जो वेव फॉर्म होगा उसके साउंड का वो थोड़ा शार्प होगा जगह जगह से। तो हम देख के बता सकते हैं यार कि ग्राफ देख के कि कौन मधुर बोल रहा है और कौन, है ना। तो अगेन ये मेजरेबल नहीं है, सुन के ही समझा जा सकता है, या ग्राफ देख के तुम बता सकते हो भैया कि ये इसके सा का ग्राफ गंदा है, इसके सा का ग्राफ सुरीला है, इसका कर्कश है। कर्कश
वर्ड जनरली इसी के लिए यूज होता है ना कि यार बहुत गंदी आवाज, तुम मत ही बोला करो, तुम चुप ही रहा करो, इस तरह वाला। हाँ भाई, तो मेजरेबल नहीं है तो इस पे और कोई बात करने का मतलब नहीं है। शायद कभी ग्राफ में कंपैरिजन हो जाए, ये दोनों ही क्वांटिटी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी इंटेंसिटी साउंड की, कम से कम कितनी इंसान सुन सकता है, 10⁻⁻12, और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो इंसान सुन सकता है वो कितना होता था, आई मैक्स कितना होता है जो इंसान सुन सकता है। हाँ, आई मैक्स जो इंसान सुन सकता है वो 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर ये सुन सकता है। ठीक है, 1 × 10⁻12 मिनिमम -12 है, -12 है, और मैक्सिमम 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर हम सुन सकते हैं। तो क्या हम इंटेंसिटी को ही लाउडनेस मान लें? ऑब्वियसली लाउडनेस इंटेंसिटी से ही तय होती है। ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा तेज आवाज। हमारा कान जैसे जैसे स्पीकर के पास जाता है कि हमें आवाज तेज सुनाई देती है, क्योंकि सेम पावर कम रीजन में फैला हुआ है तो हमें इंटेंसिटी ज्यादा महसूस होती है। नहीं तो अभी क्या हम लोग इंटेंसिटी को ही लाउडनेस मान लें क्या? एक्चुअली साइंटिस्ट ने, क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ी है यार, 1 से लेके 10⁻12, ये बहुत बड़ी रेंज है, तो साइंटिस्ट ने लाउडनेस को, साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन कह लो कि मैथमेटिशियन ने लाउडनेस के मेजरमेंट के लिए एक और टर्म डिफाइन किया है जो बेसिकली सीधे सीधे पावर को ही देता है। हाँ बिल्कुल, सीधे सीधे वो पावर को ही देता है। गुड, तो लाउडनेस ऐसे डिफाइन किया है, अगर log 10 बेस पे, क्या यार ये 10 बेस समझते हो यार, ये ना भी लिखे तो 10 बेस पे माना जाता है। log I/I0, log I/I0, यहां I0 का मतलब, I0 का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी है। ठीक है, ऐसे डिफाइन किया है जो बेसिकली लाउडनेस की इतनी बड़ी रेंज को, इंटेंसिटी की इतनी बड़ी रेंज को छोटे नंबर में दे सकता है। कैसे देखो जरा, अगर लाउडनेस को ऐसे log I/I0 में रखोगे तो उसको हम बेल में बोलते हैं, अगर इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर इसको बोलते हैं डेसिबल में, है ना। ओके, तो अभी मैं लाउडनेस किसी इंटेंसिटी के लिए निकाल रहा हूं, लेट अस से मैं इंटेंसिटी निकाल रहा हूं कितने के लिए, 10⁻⁻12 के लिए। यार वो इंटेंसिटी 10⁻⁻12 है जो बेसिक इंटेंसिटी का कितने टाइम्स है, बेसिक ये अंदर जो लॉग के अंदर है वो कितने टाइम्स है, तो ये तो 1 टाइम्स है बेसिक इंटेंसिटी। तो log 1 कैसे डिफाइंड है? log 1 क्या होता है? नहीं पता किसी को? log 1 0 होता है। log 1 मतलब 10⁻0, तो पावर ही आती है इसमें, तो 0 आ गया। इसी तरह से अगर मैं 10⁻−11 कर दूं तो यार, अगर -11 करेंगे तो वो बेसिकली 10⁻12 का कितने टाइम्स हो गया? हाँ यार, 10⁻11 ज्यादा है कि -13 ज्यादा, पहले तो ये बताओ। -11 ज्यादा है, -12 से -11 ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा है? 10 टाइम्स। तो अगर ये रेशियो करोगे तो यहाँ log 10 आ जाएगा, और log 10 कितना होता है? बेसिकली वो पावर ही देता है। log इनपुट हमेशा क्या देता है? पावर देता है। 10 बेस पे वो 10 की पावर देगा, किसी और बेस पे वो उसकी पावर दे देगा। तो इससे आंसर क्या आएगा? 1 बेल। नहीं तो फिर मुझे बताओ कि अगर मैं किसी और के लिए -10 के लिए निकालूंगा तो क्या आने वाला है? 2 बेल आएगा। खैर बेल में नहीं, हम बल्कि इसका आंसर डेसिबल में करते हैं, तो पहले मैंने बेल में दिखा दिया है तुम्हें। अच्छा, 1 वॉट के लिए क्या आएगा? क्या बताओ यार, 1 और 10⁻12 में अगर कंपेयर करोगे तो ये रेशियो कितना आने वाला है? यार ये ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 12 बेल। यार यही आंसर में, यार ये आंसर बेल में ना लिख के अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें इसी फॉर्मूले में तो वो आंसर किस में आने लगते हैं? डेसिबल में। यानी यही आंसर अगर डेसिबल में लाओगे तो कितना लाओगे? ये आएगा 0 डेसिबल, ये कितना आएगा? 10 डेसिबल, ये कितना आएगा? 20 डेसिबल, ये कितना आएगा? 120 डेसिबल। तो यार पूरी रेंज को हम लोग 0 से 120 के नंबर के बीच में बना लिए हैं। इंटेंसिटी पे मैथमेटिक्स लगा के हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला बना लिया है
जो पूरी रेंज ऑफ इंटेंसिटी को बस 0 से 120 नंबर के बीच में सिंक्रोनाइज कर देता है या सिकोड़ देता है, कह सकते हैं बहुत बड़ी रेंज को 0 से 120 के बीच में। क्या ये समझ पा रहे हैं ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है? नोट कर लिया है? अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे 10 की पावर -10 और 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये दो इंटेंसिटीज हैं, ठीक है, कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? -10 या -8? -8 ज्यादा होगा। तुम्हें पता है माइनस पावर में कितने डेसिबल ज्यादा है, कितने डेसिबल का फर्क है? 20। कुल मिला के 10 की 2 पावर का फर्क है, और 2 पावर मतलब 20 डेसिबल। तुम देख रहे हो यहाँ पे 10 की 1 पावर है तो 1, 2 पावर है तो 2, या डेसिबल में देखो तो 10 की पावर 1 10 डेसिबल है, 10 की पावर 2 20 डेसिबल है। ये बेसिकली 10 की पावर -10, ऐसे देखो जरा, 10 की पावर -11 मतलब एक 10 का पावर का फर्क है, मतलब 10 के एक फोल्डिंग का फर्क है तो 10 डेसिबल आया है। -10 मतलब 10 की 2 फोल्डिंग का फर्क है, 100 का फर्क है तो 20 डेसिबल आया है। क्या समझ पा रहे हो? तो यहां कितने का फर्क है? 100 टाइम्स का फर्क है कि नहीं है? तो कितना डेसिबल का अंतर है? 20 डेसिबल का अंतर है। अगर मुझे एक बार में लाउडनेस डिफरेंस लाना हो तो सोचो L1 लाना होगा तो तुम I1 यूज करोगे, वो आएगा log I1 बाई आई नॉट, बल्कि 10 टाइम्स। और L2 लाना होगा तो क्या करोगे? I2 बाई आई नॉट। नहीं, ये दो आंसर डेसिबल में आएंगे, फिर उनका अंतर करना है, तो वो अंतर का फॉर्मूला मैं सीधे बना देता हूं। क्या 10 log I2 बाई आई नॉट माइनस 10 log I1 बाई आई नॉट, यही तो डिफरेंस होगा। ये मान लिया I2 है, तो फिर बताओ लॉग के रूल के हिसाब से क्या जब ये माइनस में होता है तो अंदर वाली चीज डिवाइड में आ जाती है, यानी ये बन जाएगा I2 बाई आई नॉट होल डिवाइड बाई I1 बाई आई नॉट, आई नॉट कैंसिल, तो ये कितना आ गया? I2 बाई। ले देके जब तुम कभी दो लाउडनेस का कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें I2 और I1 को डिवाइड करना है। अगर वो 100 गुना आएगा तो 20 डेसिबल आ जाएगा, अगर वो 1000 गुना आएगा तो 30 डेसिबल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला सीधे सीधे डिफरेंस निकालने का है, डिफरेंस ऑफ लाउडनेस। यस, सुबह आया था। बात करते उससे? हाँ, मेरे से पूछ रहा था। आज की पूछ रहा था क्या? नहीं, आज की पूछ।
हेलो, ये यश की क्लास है आज। ठीक ठीक ठीक। नहीं, वो शादी में जा रहा है। हाँ, और तुम लोगों ने बंद कर दिया था। कुछ हो जाता तो क्या तो हम लोगों ने यार पिछले टॉपिक में जब धागे वाला डिस्कशन किया था, स्ट्रिंग वेव करी थी, तो वहां बात करी थी कि एक राइट मूविंग एक लेफ्ट मूविंग वेव जब मिलती है तो धागे में स्टैंडिंग वेव बनती है। तो अभी यार हम लोग धागा मीडियम में नहीं बल्कि एयर कॉलम के अंदर ये काम करने वाले हैं। धागे में हम क्या करते थे, ट्यूनिंग फॉर्क लगाते थे, वो वेव जनरेट कराता था, और उसके अपोजिट में कहीं या तो फ्री एंड होता था या तो फिक्स एंड होता था। तो फ्री एंड से टकरा के लौटती थी, आपस में मिलती थी, या फ्री एंड से टकरा के लौटती थी, आपस में वेव मिलती थी। तो एक राइट मूविंग एक लेफ्ट मूविंग वेव जब सुपर इंपोज होती थी और परफेक्ट लेंथ अगर हम ट्रैप कर लेते थे तो क्या बनता था, एक परफेक्ट लूप की स्टैंडिंग वेव बनती थी। नहीं, तो वो पूरी कहानी जो हमने पहले पढ़ रखी है वो पूरी कहानी फिर से कॉपी पेस्ट होने वाली है। लेकिन अब अंतर इतना है कि पहले धागे में वेव सवार होती थी, अब एयर के अंदर वेव सवार होने वाली है। भाई एयर में साउंड वेव चलती है, धागे में वो ट्रांसवर्स वेव चला करती थी। नहीं, तो अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे दो तरह के पाइप में हमें ये काम करना है। जैसे वहां दो तरह के केसेस हमने पढ़े थे, बोथ एंड फिक्स स्ट्रिंग, वन एंड फिक्स स्ट्रिंग। इस बार क्या है, बोथ एंड। अब ये एक ओपन पाइप था ना यार, तो यार एक ओपन पाइप है जो दोनों एंड से क्या है, ओपन है, और एक क्लोज्ड पाइप है वो एक एंड से क्लोज्ड है। किसी के दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए क्लोज्ड पाइप मतलब दोनों तरफ से क्लोज, क्योंकि अगर दोनों तरफ से क्लोज होगा तो साउंड वहां कैसे जाएगी, है ना। वहां धागे वाले केस में दोनों तरफ से क्लोज होता था क्योंकि उसको हम टच करा के वेव उसमें दे सकते हैं। यहां पर दोनों तरफ से बंद, तो वहां भी वन एंड और बोथ एंड होता था, यहां भी वन एंड और बोथ एंड है। वहां क्या होता था, वन एंड क्लोज बोथ एंड क्लोज, और यहां क्या है, वन एंड ओपन बोथ एंड ओपन। बस थोड़ा सा अंतर है। और अच्छी बात यह है कि वन एंड वाले आंसर, वहां के वन एंड वाले आंसर यहां के वन एंड वाले से मैच करते हैं, वहां के बोथ एंड वाले आंसर, वहां के बोथ एंड क्लोज वाले आंसर यहां के बोथ एंड ओपन से मैच करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमें ज्यादा कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा। तो बात आती है यार कि हमने ट्यूनिंग फॉर्क मान लिया सामने रखा और उसको किसी रबड़ पैड पे ऐसे, है ना, उसको वाइब्रेट करके छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, साउंड वेव जनरेट कराएगा। साउंड वेव टकराएंगी, यहां से लौट के आएंगी और रिफ्लेक्ट करने के बाद आपस में सुपर इंपोज कर जाएंगी। सुपर इंपोज करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनेगा, यहां भी बनेगा। किसी के दिमाग में कभी कभी इसमें डाउट होता है कि सर इसमें टकरा के किससे वापस आएंगी। तो देखो यार, मैंने एक बात दिखाई थी वहां पे कि यार परफेक्ट नोड से भी रिफ्लेक्शन होता है और परफेक्ट रेयर मीडियम से भी रिफ्लेक्शन होता है। क्या एक मोटे धागे को पतले धागे से जोड़ते थे तो क्या तब भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता था कि नहीं यार। ये एक पाइप है जिसके अंदर का मीडियम और पाइप के बाहर का मीडियम, वो कुछ भी मिला लो पूरी तरह से एक जैसा नहीं है। पाइप के अंदर के मॉलिक्यूल हालात में लगातार दीवार के साथ कोलिजन्स होते हैं और बाहर की मॉलिक्यूल बहुत बड़े एटमॉस्फेयर पे हैं, तो वहां के मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा, और कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग है तो इस मीडियम और बाहर वाले मीडियम को पूरी तरह से एक नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि यहां के मीडियम में जब वेव ट्रैवल करती है तो वो कुछ ना कुछ यहां से रिफ्रैक्ट होती है, वापस आती है, और कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हो जाती होगी, पार भी निकलती है लेकिन कुछ ना कुछ वापस भी आती है। तो जो वापस होने वाली होगी वो आपस में सुपर इंपोज होगी। एक लॉजिक तो ये है। दूसरा लॉजिक, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो क्या मेरी आवाज इस रास्ते से भी जा रही है, उस रास्ते से भी जा रही है, और क्या बताओ जब इस रास्ते से जाने वाली आवाज उस रास्ते से आने वाली आवाज के साथ सुपर इंपोज करेगी तो अपोजिटली मूविंग होगी ही नहीं, है ना।
तो तुम ऐसे समझ लो यार, ट्यूनिंग फॉर्क हमने यहां वाइब्रेट कराया और वो हमने थोड़ा इससे दूर रखा, तो क्या इस रास्ते से और उस रास्ते, दोनों रास्तों से वेव इसके अंदर जाएगी तो आपस में सुपर इंपोज होगी। ले देखे यार, चाहे वन एंड क्लोज हो या बोथ एंड ओपन हो, वन एंड ओपन हो चाहे बोथ एंड ओपन, दोनों में यह संभव है कि अपोजिटली मूविंग वेव सुपर इंपोज कर जाती है। और सुपर इंपोज होने के बाद क्या बन सकता है, तो यार जो वन एंड क्लोज पाइप है उसमें हमें पता है कि पाई का फेज डिफरेंस आता था, तो यहां हमेशा पक्के तौर पे क्या बनेगा, यहां हमेशा पक्के तौर पे नोड बनेगा, यानी ऐसा स्टैंडिंग वेव पैटर्न बेसिक बन सकता है। हायर बन सकता है यार, क्या हायर बनेगा तो क्या होगा यार, हायर बनेगा तो ऐसा बन सकता है, और हायर बनेगा तो कुल मिला के यार आधा लूप, डेढ़ लूप, ढाई लूप, 2.5, मतलब एक लूप पूरा और आधा लूप, ऐसे पैटर्न अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब वन एंड वाला है। यहां क्या हो सकता है यार, यहां पे देखो यार, ओपन एंड पे तो हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड। यार इस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन हमेशा मैक्सिमम वाइब्रेशन वाला होगा, ऑसिलेशन इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला होगा, और बीचों बीच नोड बने, यानी यार आधा लूप इधर आधा लूप इधर, देखा जाए तो ये एक लूप के बराबर हो गया। ऐसा पैटर्न बने, या इसका हायर मोड क्या बनेगा, इसका हायर मोड एक लूप और दो आधे लूप बने, या इसका भी हायर, तो ये ओपन पाइप में ऐसे पैटर्न बनेंगे और क्लोज पाइप में ऐसे पैटर्न बनेंगे। और इन पैटर्न के लिए हमें यह ढूंढना है कि किन फ्रीक्वेंसी पे ऐसे पैटर्न बनेंगे, और उन फ्रीक्वेंसी को ढूंढना ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस। बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी ढूंढना जिससे ये परफेक्ट पैटर्न बन जाए तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो बात आती है यार, ये रेजोनेंस ही क्यों। देखो ऐसा है कि धागे में हमने एक बात करी थी कि धागे की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिससे वो ऑसिलेट होना चाहता है, ऐसे परफेक्ट पैटर्न बनाने के लिए अगर तुमने ट्यूनिंग फॉर्क भी उसी फ्रीक्वेंसी का जनरेट करा दिया तो धागा एक बहुत बड़े एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा और एटमॉस्फेयर में बहुत लाउड साउंड जनरेट कराएगा, तो हम कहते हैं रेजोनेंस हो गया। वहां भी ले देके घूम फिर के कहानी यही होती थी कि उससे लाउड साउंड जनरेट हो रहा है, नहीं। यहां भी मैं कह रहा हूं कि यार इस पाइप की अपना परफेक्ट पैटर्न बनाने के लिए कुछ खास फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। वो फ्रीक्वेंसी हम दें या ना दें, एटमॉस्फेयर में कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है तो ये अपने आप रेजोनेंस करने लगता है, नहीं। अब अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क उसके आसपास रख देंगे तो यहां पे परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बनेगी, और परफेक्ट स्टैंडिंग वेव जब बनती है तो ना सिर्फ अंदर स्टैंडिंग वेव बनी, उसके अलावा क्या ये बाहर के मॉलिक्यूल को ऑसिलेट कराने का काम कर लेती है। ये ऐसा है कुछ कि इसके अंदर बनी है स्टैंडिंग वेव, लेकिन इन टर्न ये बाहर वाले एयर में प्रोग्रेसिव वेव जनरेट करा सकती है। जैसे मैं ये बात धागे में भी कहता था कि धागे में अगर एक लूप का स्टैंडिंग वेव बना है ऐसा कुछ, या दो लूप का या तीन लूप का, तो ये स्टैंडिंग वेव तो धागे में बना है, लेकिन ये बाहर के एटमॉस्फेयर को क्या देता होगा, साउंड। यार ये इसका ऑसिलेशन बाहर के मॉलिक्यूल को साउंड जनरेट करा के देगा, और वो साउंड हमें सुनाई देती है, वो लाउड है तो रेजोनेंस है। यही बात मैं, ये जैसे साउंड जनरेट करा सकता है, ये पाइप भी साउंड जनरेट करा सकता है। यानी अगर हमने एक परफेक्ट ट्यूनिंग फॉर्क इसको दे दिया ऐसी फ्रीक्वेंसी का जो इसके अंदर परफेक्ट पैटर्न बनाए, तो तुम्हारे बाहर पे एंटी नोड बनेगा, और वो एंटी नोड या गैस का एक कंबाइंड इफेक्ट बाहर की गैस को ऑसिलेट कराएगा, और वो आवाज हमें तभी तेज सुनाई देगी जब इनमें से कोई परफेक्ट पैटर्न बनेगा। तो मैं कहूंगा रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस कब होगा, जब इनमें से कोई परफेक्ट पैटर्न बनेगा। परफेक्ट पैटर्न का मतलब ये आधा हो सकता है, डेढ़ हो सकता है, उसके बीच में नहीं चलेगा। तो क्या जब यार ये पैटर्न कुछ खास खास शेप का है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो भी कुछ खास खास होंगी, वो फ्रीक्वेंसी ढूंढना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोग इस परफेक्ट स्ट्रक्चर के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ढूंढने वाले हैं, एक बार क्लोज्ड पाइप के लिए और एक बार ओपन पाइप के लिए। क्लियर है भाई, क्या इसमें कुछ नोट करना चाहेंगे? तो अभी मैं वो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्लोज्ड पाइप के लिए देख रहा हूं। जो क्लोज्ड पाइप बोला जाए तो इसका मतलब वन एंड क्लोज्ड है ना। तो इसका बेसिक पैटर्न, ये एल लेंथ का कोई ट्यूब है, इसका फंडामेंटल मोड क्या होगा,
इसका फंडामेंटल मोड मैंने अभी अभी बनाया था, ऐसा बनेगा। हायर मोड कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और हायर मोड कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। खैर, जब पूरी कहानी पहले जैसी है तो मुझे बताएं, ये आधा लूप है, कितनी लेंथ का होता है आधा लूप? नहीं, लेंथ तो दिए ही है, पाइप की लेंथ फिक्स है। एक वेव ये होती है, और जब दो वेव मिलती हैं तो स्टैंडिंग वेव ऐसे बनती है। तो एक लूप कितनी लेंथ का होता है? एक लूप, स्टैंडिंग वेव का एक लूप कितनी लेंथ का होता है? λ/2 का। ये एक लूप है या आधा लूप है? आधा लूप है, तो आधा लूप कितनी लेंथ का होगा? λ/4। यानी यार ये जो है आधा लूप यहां बना है, आधा लूप λ/4 लेंथ का होता है, और λ/4 L लेंथ में फिट हुआ है। λ/4 L लेंथ में फिट हुआ है, तो लैम्डा कितना? 4L। बताओ अगले वाले में कितना इसका वेवलेंथ पहले जैसा है या कम हो गया है? यार इस मोड के मुकाबले क्या इस मोड में वेवलेंथ बदल गया है या वही है? यार वेवलेंथ कम हुआ है, तभी तो इसमें 1.5 वेव आ गई है। नहीं, तो इसका लैम्डा नया है। हालांकि मैं सब जगह नाम लैम्डा ही दे रहा हूं, लेकिन इसका लैम्डा नया है। क्या बताओ इस समय इसने लैम्डा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कितनी लेंथ को अंदर कर रखा है? यार एक लूप मतलब कितना? यार एक लूप मतलब λ/2, ठीक है। और दूसरा लूप आधा है, तो λ/2 यहां से यहां हो गया, और यहां से यहां कितना? λ/4। तो वो कितना हो जाएगा? यार λ/2 इतना और λ/4 इतना। इसको यार ऐसे सोचा करो तो ज्यादा आसान। λ/2 एक तरह से 2 λ/4 है कि नहीं है? तो 2 λ/4 और λ/4 मिलके कितना हो गया? 3 λ/4। तो लैम्डा कितना हो गया? 4L/3। लैम्डा घट गया, लैम्डा घट गया। लैम्डा घटा है तभी तो यार ज्यादा वेव आई है। फिर मुझे बताओ, और हायर मोड है ये। अब ये कितना हो गया? यार 2 λ/4 इधर, 2 λ/4 इधर और λ/4 इधर, यानी टोटल कितना? 5 λ/4 इज इक्वल टू क्या? L। तो लैम्डा कितना आ गया? 4L/5। ये सारे लैम्डा आ गए। यार पैटर्न देख के अगर हमें समझ में आ गया है तो बताओ n, इसका नाम मैंने फंडामेंटल मोड रखा है, तो इसके डिवाइड में 1 है। ध्यान देना जरा, इसका नाम फर्स्ट ओवरटोन है, तो इसके डिवाइड में क्या है? 3 है। ये पैटर्न थोड़ा अलग है। इसका सेकेंड ओवरटोन है, तो यहां क्या है? 5 है। तो nth ओवरटोन में लैम्डा का आंसर क्या आएगा? वो आएगा 4L/2n+1। ये अभी तुम्हें जस्टिफाई लगेगा। मुझे बताओ फंडामेंटल मोड मतलब 0th मोड, तो n 0 डालो, क्या इसी से पहला आंसर दिखने लगेगा? फर्स्ट ओवरटोन मतलब n बराबर 1, n 1 डालो जरा, 2 × 1+1, क्या यहां 3 आ जाएगा? क्या ये फॉर्मूला पिछले हर फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा है? बस हमें तुम्हें सही n डालना है। n का मतलब ओवरटोन वैल्यू। ओवरटोन वैल्यू फंडामेंटल को 0 बोलते हैं। यहां n क्या है? 0। यहां n क्या है? 1। यहां n क्या है? 2। अगर तुम ये डालते जाओगे तो इसके लैम्डा निकलते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अरे ये काम क्या पहली बार कर रहे हो क्या? इतने चाव से क्यों सुन रहे हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लाइफ में पहली बार इसको सुन रहे हो? तो मुझे बताएं, अगर हमने लैम्डा ला दिया है तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? अभी पूरा नहीं हुआ यार, तुम लोग फोटो क्यों खींचते हो यार इतनी जल्दी? अभी पूरा तो हो जाने दो। हम लैम्डा ढूंढ रहे थे कि फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे थे? तो बता यार, यार इस मीडियम के अंदर किसी स्पीड से साउंड चल रहा है, ठीक है। वो स्पीड अगर हमें पता है तो फ्रीक्वेंसी ला सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है v/λ। तो यार v की जगह v ही रहने दो, हालांकि v के भी फॉर्मूले हैं, लेकिन लैम्डा अलग अलग सिचुएशन में क्या आए हैं वो l के टर्म में हमने ला दिए हैं। तो बता यार पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? v/4L। दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? क्या बता यार, यहां 4L/3 डिवाइड करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। यहां कितना आएगा? है ना यार, ये सारी फ्रीक्वेंसीज आने वाली हैं। इसको मैं ν1 कह दूं, इसको ν2 कह दूं, इसको ν3 कह दूं, इसको ν कुछ कह देते हैं, 2n+1th, ठीक है। तो
तो ये आंसर का जो पैटर्न है इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर पहली फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस करा रही है लेटेस्ट से वो 10 हर्ट्ज है, फॉर एग्जांपल 10 हर्ट्ज है, तो क्या बताओ 10 हर्ट्ज अगर रेजोनेंस करा रहा होगा तो अगला पैटर्न कितने हर्ट्ज पे बनेगा? आंसर सजेस्ट कर रहा है कि अगर पहला पैटर्न 10 हर्ट्ज पे बना होगा तो अगला 30 हर्ट्ज पे, अगला। तो क्या बताओ यहां पे सारे मल्टीप्लिकेंट रेजोनेंस करा रहे हैं या ऑड मल्टीप्लिकेंट रेजोनेंस करा रहे हैं? ऑड मल्टीप्लिकेंट, यानी न्यू1 न्यू2 न्यू3 का जो रेशियो है, न्यू1 न्यू2 न्यू3 का जो रेशियो है वो किस रेशियो में है? 1:3:5। ये ऑड मल्टीपल में है कि नहीं? आमतौर पे मल्टीप्लिकेंट, बेसिक फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेंट को हम हार्मोनिक बोलते हैं। तो अगर मैं इस वाले को फर्स्ट हार्मोनिक बोलता हूं तो ये कौन सा है यार? ये इसका 3 गुना है, तो इसको क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। इसको क्या बोलेंगे? फिफ्थ हार्मोनिक। और इसको क्या बोलेंगे? 2n+1th हार्मोनिक। भाई जो नंबर यहां लिखा है वही हार्मोनिक नेमिंग है, 2n+1th हार्मोनिक। बल्कि अगर कोई हार्मोनिक नेमिंग को एक सिंबल दे दे, पी सिंबल आमतौर पे देते हैं, मान लिया, तो अगर मैं इस 2n+1 का नाम पी लिख दूं तो ये बन जाएगा PV/4L। अब तुम हार्मोनिक नेमिंग बताओ और फ्रीक्वेंसी ले जाओ, pth हार्मोनिक तो PV/4L। क्या बात समझ गए? यहां हार्मोनिक नेमिंग और ओवरटोन नेमिंग में क्या रिलेशन है? हार्मोनिक नेमिंग P से डिनोट कर रहे हैं और ओवरटोन नेमिंग N से डिनोट कर रहे हैं, तो P इक्वल टू क्या है? 2n+1। देख लें यार, जो फंडामेंटल मोड था उसका N कितना था? 0। बताओ यार, N जब 0 होगा तो P कितना आएगा? 1, यानी वो फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। N जब 1 था तो वो थर्ड हार्मोनिक आ गया। ऐसे हार्मोनिक नेमिंग जनरेट हो रही है। क्या ये सारी बातें रिपीटेड नहीं लग रही हैं? एक धागा जो दोनों एंड से क्लोज होता था उसके आंसर्स नहीं, एक धागा जो एक एंड से क्लोज होता था उसके आंसर इससे मैच कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो अभी मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ एयर कॉलम क्लोज्ड पाइप के लिए बनाया है। तो अभी मैं क्या किसके लिए बनाने वाला हूं? ओपन पाइप के लिए। ओपन पाइप का मैंने बताया है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसे बनता था? ये। उसका हायर कैसे बनेगा? ये। तो क्या इनके लिए भी लेमडा एल के टर्म में लिख पाओगे? यार मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये पूरा काम करना चाहिए जो पिछली बार किया जा चुका है। तुम्हें पता है आधा लूप, एक लूप λ/2 का होता था, यहां 2 आधे लूप हैं, तो वो किसके बराबर हो गया? यार एक आधा लूप कितना होता था? λ/4। तो 2 आधे लूप कितने हो गए? λ/2। तो λ/2 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? एल के। ऐसे लैम्डा आ जाएगा, इसके लिए लैम्डा क्या आएगा, इसके लिए लैम्डा, सबके लिए लैम्डा लाना है, फिर फ्रीक्वेंसी लाना है। ये पूरा काम खुद से करना है। राधिका सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक।
लेमडा बाई 2l है तो लेमडा कितना 2l। फिर बताओ अगले वाले में क्या लेमडा बाई 2 इसका हो गया और ये दो आधे मिलके भी क्या होंगे लेमडा बाई 2, तो एक तरह से 2 लेमडा बाई 2 हो गया। 2 लेमडा बाई 2l है तो लेमडा कितना आ गया 2l बाई 2। बेसिकली l है मगर मैं पैटर्न बिगाड़ना नहीं चाह रहा हूं इसलिए मैंने 2l बाई 2 लिखा है। तो बताओ अगले वाले में क्या होने वाला है, अगले वाले में 2 पूरे लूप आएंगे और 2 आधे लूप आएंगे, मतलब ये कितना हो गया यार लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 और इन दोनों का मिला के भी लेमडा बाई 2, तो कितना हो गया 3 लेमडा बाई 2 इक्वल टू l। तो लेमडा कितना आ गया 2l बाई 3। मेरे ख्याल से इसके बाद पैटर्न दिख रहा है। बता यार अगर ये फंडामेंटल है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, पैटर्न से समझ में आ रहा है यार। फर्स्ट ओवरटोन तो नीचे डिवाइड में क्या है 2, सेकंड ओवरटोन तो नीचे डिवाइड में क्या है 3, तो अगर nth ओवरटोन होगा तो उसका लेमडा कितना आएगा 2l डिवाइड बाई n प्लस 1। पैटर्न समझ में आ रहा है। फंडामेंटल तो डिवाइड में 1 है, फर्स्ट ओवरटोन तो डिवाइड में 2 है, तो nth ओवरटोन तो डिवाइड में क्या होगा 3 होगा। ये लेमडा का आंसर है। तो मुझे बताया फ्रीक्वेंसी का आंसर अब क्या आएगा। फ्रीक्वेंसी होता है v बाई लेमडा, तो लेमडा की जगह 2l रख देते हैं। ये पहली फ्रीक्वेंसी आ गई। दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 2v बाई 2l। तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी है ना यार। तो अभी यार मेरे ख्याल से पैटर्न समझ में आ रहा है। ये न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 के जो रेशियोज हैं वो क्या आ रहे हैं 1:2:3। यानी इस बार अगर कोई कहता है कि पहली फ्रीक्वेंसी जिस पर रेजोनेंस हो रहा है वो 10 हर्ट्ज है, तो अगली फ्रीक्वेंसी क्या होगी 20, अगली क्या होगी है ना। यानी इस बार बेसिक फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऑल मल्टीप्लिकेंट रेजोनेंस करा रहे हैं। यानी 10 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क अगर रेजोनेंस कराएगा तो 20 हर्ट्ज का भी कराएगा, तो 30 हर्ट्ज का भी कराएगा। सारी फ्रीक्वेंसीज सारी मल्टीप्लिकेंट इस बार रेजोनेंस करा रहे हैं। तो यार अभी मैंने ओवरटोन नेमिंग यूज की है, बताओ जरा हार्मोनिक नेमिंग कैसे यूज करना चाहिए, बताएं जरा। यार अगर हम इसको फर्स्ट हार्मोनिक कह रहे हैं, पहला मल्टीप्लिकेंट किसी सीरीज का, तो ये कौन सा है सेकेंड हार्मोनिक है, तो ये कौन सा है थर्ड हार्मोनिक। जो मल्टीप्लिकेंट वही हार्मोनिक। यानी इसमें क्या ऑल हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रहे हैं या ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑल हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैंने यार मल्टीप्लिकेंट के हिसाब से नाम दिया है 1 2 3, तो ये फिर क्या हो गया n+1th हार्मोनिक। और n+1 को अगर मैं p न सिंबल दे दूं तो ये बन जाएगा pb बाई 2l। इस बार हार्मोनिक नेमिंग और ओवरटोन नेमिंग कैसे रिलेटेड है n+1। हार्मोनिक नेमिंग p और ओवरटोन नेमिंग n+1 इस तरह से रिलेटेड है। देख लें जरा, क्या ये 0th ओवरटोन है कि नहीं है। n0 डालोगे तो हार्मोनिक क्या आ जाएगा 1। ये फर्स्ट ओवरटोन है कि नहीं, n1 डालो तो हार्मोनिक क्या आ जाएगा सेकेंड। देखो n अगर 1 डालोगे तो p क्या आ जाएगा 2। तो ये दोनों नाम अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए गए हैं, हमें दोनों नाम का कनेक्शन पता है। क्लियर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले फंडामेंटल मोड इसका दिखाया था कुछ इस तरीके से। यहां पर एंटी नोड होता है और यहां क्या होता है नोड। यार बाय डिफॉल्ट जब मैं इसको एंटी नोड कह रहा हूं, इसको नोड कह रहा हूं, नोड एंटी नोड। तो एंटी नोड का मतलब तुम्हें पता है कि पार्टिकल के वाइब्रेशन बहुत बड़े एम्पलीट्यूड के होते हैं और उसके और अंदर के एम्पलीट्यूड कम होता है, और जैसे जैसे हम सेंटर के करीब जाते हैं तो एम्पलीट्यूड स्मॉल होते जाते हैं। और नोड का मतलब होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या है 0। यानी इस पूरे स्टैंडिंग वेव पैटर्न के अंदर हर मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है। किसी की किस्मत में ज्यादा एम्पलीट्यूड है, किसी की किस्मत में कम एम्पलीट्यूड है। यार अभी मैंने नोड और एंटी नोड दो वर्ड यूज किए हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट वाइज हैं या प्रेशर वाइज हैं।
डिस्प्लेसमेंट वाइज हैं। लेकिन जहां पर एंटी नोड बनता है, मतलब मॉलिक्यूल बड़े वाइब्रेशन करते हैं, वहां का प्रेशर सबसे कम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर नोड। प्रेशर नोड, यार जहां डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है वो डिस्प्लेसमेंट नोड है, और जहां प्रेशर सबसे कम है उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर नोड। तो ये फिर क्या बोला जाएगा? इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? प्रेशर एंटी नोड। प्रेशर नोड, प्रेशर एंटी नोड। तो यार ऐसे भी कई बार नाम लिखा जाता है, तो उससे घबराना नहीं है। प्रेशर नोड मतलब डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। मुझे बताओ, यहां इसका फंडामेंटल मैंने ये बनाया है, तो ये क्या है? प्रेशर का नोड है, और डिस्प्लेसमेंट का ये क्या है? प्रेशर का, डिस्प्लेसमेंट का ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट का, प्रेशर का। ठीक है, तो एक तो ये नाम क्लियर होना चाहिए, जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां प्रेशर का क्या होगा? एंटी नोड। हमें पता है कि यहां पे जो कुछ भी हो रहा है, यहां की गैस और अंदर की गैस में कुछ ना कुछ मीडियम डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या जैसे ही ये पाइप खत्म होता है वहीं से खत्म हो जाते हैं, या उसका दायरा थोड़ा और आगे तक रहता होगा? यार देखो यार, इस पाइप का अपना एक इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से पाइप के अंदर की गैस और एटमॉस्फेयर की गैस बिल्कुल एक जैसा मीडियम नहीं कहा जा सकता। मैंने यहां भी बात की थी, खुला है लेकिन फिर भी यहां रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि मीडियम में कुछ ना कुछ अंतर है। तो वो दायरा बिल्कुल शार्प बाउंड्री पे खत्म होगा या थोड़ा आगे? तो मेरा मानना है, साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली देखा है कि जिस जगह पे हम कहते हैं कि ये पाइप खत्म हो गया, एक्चुअली पाइप का इन्फ्लुएंस थोड़ा और दूर तक रहता है। यानी अभी मैं कह रहा हूं कि इस जगह पे एंटी नोड बना है, हकीकत यह है कि एंटी नोड का दायरा एक्चुअली में थोड़ा सा आगे तक रहता होगा, क्योंकि इस पाइप का इन्फ्लुएंस शार्प एंड पे नहीं होता है, थोड़ा आगे तक। यानी ये वेव अभी तक मैं बिल्कुल शार्प बाउंड्री पे बना रहा था, एक्चुअली उसका दायरा थोड़ा बाहर तक रहता होगा। इसका मतलब यार ये भी दायरा थोड़ा बाहर तक रहता होगा, यानी वेव को हम बिल्कुल पाइप के एंड तक नहीं बनाएंगे, थोड़ा आगे तक बनाना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है, वही ट्रू है। इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। एंड करेक्शन का मतलब कि एंड जिसको हम देख पा रहे हैं, हकीकत में वेव का वो एंड नहीं है, क्योंकि उसका मीडियम का इंफ्लुएंस थोड़ा बाहर तक रहता है। तो कितने बाहर तक रहता है, उस लेंथ का नाम क्या है? एंड करेक्शन। तो मैंने कहा यार, मान लिया कि यहां एंड करेक्शन की वैल्यू कुछ ई है। मैं बता दूं यार, ई का एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी जाती है 0.6 आर, इतनी लेंथ, जहां आर क्या है? रेडियस ऑफ पाइप, मतलब इतनी लंबाई और ज्यादा। जितना बड़ा ट्यूब होगा उसका दायरा भी उतना ज्यादा बड़ा होगा, तो वो दायरा रेडियस का 0.6 टाइम्स होता है। ठीक है, रेडियस का 0.6 टाइम्स। यानी हमें पाइप को एल लेंथ का नहीं मानना चाहिए, बल्कि एल से थोड़ा ज्यादा मानना चाहिए। कितना मानना चाहिए? एल प्लस ई, यस, एल प्लस 0.6 आर। और यहां पर क्या, यहां पर एंड करेक्शन इधर भी है और एंड करेक्शन यहां भी है, तो यहां हमें लेंथ को एल नहीं मानना चाहिए, बल्कि क्या मानना चाहिए? एल प्लस 2ई। तो बता, क्लोज्ड पाइप के लिए हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी हार्मोनिक नेमिंग में लिखा था। क्या लिखा था? क्लोज्ड पाइप में लिखा था पीबी बाई 4L। ओके, यहां 4L आया था, यहां क्या आया था? पीबी बाई 2L। तो क्या L की जगह L लिखना सही है? क्या होना चाहिए? L की जगह L प्लस 2E यहां आएगा, और यहां क्या आएगा? तो यार ये मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले हैं। अभी जो हमने निकाले थे वो बिना एंड करेक्शन के थे, और आमतौर पे क्वेश्चन में अगर एंड करेक्शन की चर्चा ना की जाए तो हम उसको बिना एंड करेक्शन के ही सोचेंगे। यहां मैंने एंड करेक्शन की चर्चा करी है, तो एंड करेक्शन के साथ सोचेंगे। बस इतना काम करना है कि जहां पहले एल आया करता था उस एल को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? एल प्लस ई से। जहां पहले एल आया करता था उसको मैंने कितने से रिप्लेस कर दिया? एल प्लस 2ई से। हर फॉर्मूले पे, जितने फॉर्मूले अब तक हमने देखे हैं एल वाले,
क्लियर है? तो देखो यार, हम लोगों ने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को लेके कुछ क्वेश्चंस धागे वाले केस में कर रखे हैं, तो वो क्वेश्चन मैं अब रिपीट नहीं करूंगा। वो क्वेश्चन यहाँ के लिए भी पूछे जा सकते हैं। वो याद है हम लोग एक पैटर्न लिखा करते थे, उनके ओवरटोन नेमिंग क्या हो सकती है, हार्मोनिक नेमिंग क्या हो सकती है, और उसकी मदद से स्पीड ऑफ साउंड की बातें करते थे, स्पीड ऑफ वेव की बातें करते थे। यहाँ भी वो सारे क्वेश्चन एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि पहले कर चुके हैं तो वो टाइप हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जो खास इस कैटेगरी का डिस्कशन है वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस पे कभी कभी लैंग्वेज बना दी जाती है, बड़ी गंदी सी लैंग्वेज होती है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। क्वेश्चन आसान होता है, सॉल्विंग लंबी नहीं होगी, बस क्वेश्चन को ट्रैक करना, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए लैंग्वेज से फैमिलियर होना जरूरी है। ये सेटअप कभी किसी ने लैब में यूज किया है? मतलब उस जमाने में भी लैब ऐसी ही होती थी, मेरे ज़माने में और तुम लोगों के ज़माने में भी आज तक लैब में कोई सुधार हुआ नहीं है। सरकार खूब कहती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज इंसान को, बच्चों को बहुत होना चाहिए, मगर प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते हैं बहुत अच्छे से। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट तुम्हारी लैब में नहीं था? कितने लोगों की लैब में था? तो ट्यूनिंग फॉर्क किसके सामने रखते थे? पानी भरते थे, तो उसके लिए इतना बड़ा सेटअप नहीं था कि पानी को कंट्रोल किया जा सके। दैट मीन्स हियर मेरे यहाँ सेटअप था, मगर लैब नहीं खुलती थी कभी। तो ये पूरा सेटअप यही है। हालांकि वो ट्यूब में पानी भर के भी यही काम किया जा सकता है, इसमें कुछ ज़्यादा ही इंतजाम किए गए हैं। कि पानी को एक रिजर्वायर में भर दिया गया है, तुम्हें पता है फ्लूइड की प्रॉपर्टी, पानी का जो लेवल इधर होगा पानी का वही लेवल इधर होगा, तो पानी का लेवल कंट्रोल करने के लिए पानी फैलाने का इंतजाम किया गया है। इसको बोलते हैं पिंच कॉक। पिंच कॉक को प्रेस करोगे तो इससे पानी गिरने लगेगा, तो इसका लेवल डाउन होगा, इसका लेवल डाउन होगा तो उसका भी लेवल डाउन होगा। लेवल डाउन क्यों कर रहे हैं? हमें यार यहां पर रेजोनेंस कराना है इस ट्यूब के खाली पोर्शन में। इस ट्यूब के खाली पोर्शन में क्या कराना है? रेजोनेंस कराना है। तो रेजोनेंस तभी होगा जब एक परफेक्ट स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा, तभी लाउड साउंड हमें सुनाई देती है। हालांकि टीचर कहते रहते थे कि देखो आवाज तेज सुनाई दे रही है, तो मैं सोचता था कहां सुनाई दे रही, कहां सुनाई दे रही। कभी मुझे समझ नहीं आया कि कब लाउड होती है। मैं तुमसे यही कंफर्म करना चाहता था, अगर कभी एक्सपेरिमेंट किया है तो आती है। हो सकता है मैंने कान साफ नहीं करवाया। हाँ, कुछ गिर गया होगा। तो अब यार यहां पर हमने ट्यूनिंग फॉर्क एक खास लिया है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो भी कुछ खास होता है। अगर एटमॉस्फेयर फिक्स है तो उसकी स्पीड कोई नहीं बदल सकता। स्पीड हमेशा साउंड की किससे तय होती है? मीडियम से। तो स्पीड फिक्स है, और ट्यूनिंग फॉर्क ना बदले तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलती। तो कोई खास स्पीड, कोई खास ट्यूनिंग फॉर्क के लिए लैम्डा भी फिक्स होगा। ट्यूनिंग फॉर्क बदलोगे तो लैम्डा बदल जाएगा। अगर एक ही ट्यूनिंग फॉर्क है तो हायर मोड बनाने के लिए ज्यादा लंबाई चाहिए होगी। यार अभी पिछले डिस्कशन में हम क्या कर रहे थे? ट्यूब की लेंथ फिक्स कर रहे थे, ट्यूनिंग फॉर्क बदल बदल के उसके जो शेप था उसको छोटा कर रहे थे। यार शेप को छोटा तभी किया जा सकता है जब ट्यूनिंग फॉर्क बदलोगे, फ्रीक्वेंसी बदलोगे। लेकिन यहां हमारे पास फ्रीक्वेंसी बदलने की बात नहीं हो रही, यहां हम लेंथ बदल बदल के रेजोनेंस कराएंगे। ये भी हो सकता है कि ट्यूनिंग फॉर्क नहीं बदल रहे तो कम से कम लेंथ बदलो, तो वो 1.5 शेप 2.5 शेप सब कंटेन कर सकता है। नहीं, ये बात समझो जरा। अभी मैंने कहा ट्यूनिंग फॉर्क हमारी किसी फ्रीक्वेंसी का है, उसका λ/4 पैटर्न इतनी लेंथ में बन रहा है। तो मुझे बताओ, जैसे ही हम इसका पानी का लेवल डाउन करेंगे तो कहीं तेज आवाज सुनाई देगी। कब? जब उसमें λ/4 का परफेक्ट पैटर्न बन जाएगा। ये बनेगा, दिखाई नहीं देगा भाई, ये हमें सुनाई देगा कि अब आवाज तेज हो गई, तो हमें समझ में आएगा कि यहां रेजोनेंस हो गया है। हाँ बोलो फिर क्या? यार ये अभी क्वार्टर वेव यानी आधे लूप की स्टैंडिंग वेव बनी, इसका हायर मोड
रेजोनेंस मोड, हायर रेजोनेंस मोड कब होगा? जब एक पूरा लूप और एक आधा लूप। तो अब पानी का लेवल फिर से डाउन करते हैं। अब कब तेज आवाज सुनाई देगी? जब एक पूरा लूप और एक आधा लूप उसके अंदर बन जाएगा, फिर से दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा। तो ऐसा है कि हम 2 बार सुन लेते हैं। ये कुछ ज्यादा ही नीचे जा रहा है। मान लो यार यहां तक ये पानी रुक जाएगा, रोको कैसे यार, रोकने को कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखो यार, क्योंकि हमें दिखाई देता नहीं है, तो हम लोग को पहली बार जो तेज आवाज सुनाई दी होगी उसकी रीडिंग ले लेते हैं, दूसरी बार जो तेज आवाज सुनाई देगी उसकी रीडिंग ले लेते हैं। क्या उन दोनों रीडिंग के बीच में हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि एक लूप इन्वॉल्व है? वैसे तो पक्के तौर पे क्या ये नहीं कह सकते थे कि पहली रीडिंग λ/4 की होगी? एंड करेक्शन, यस, क्योंकि यार इसका दायरा इसके बाहर भी हो सकता है, तो ये रीडिंग सही होने के चांसेस बहुत कम है। एक तो एंड करेक्शन, ऊपर से स्केल जिसने फिट किया है, जरूरी थोड़ी बिल्कुल मैच करा के स्केल, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो भी गलती हो जाएगी। इसका मतलब हम किस रीडिंग के लिए, हमें एक्चुअली एक रीडिंग का भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें 2 रीडिंग लेना चाहिए। क्या इनके बीच में कोई एंड करेक्शन इन्वॉल्व है क्या? नहीं है। तो क्या ये पक्की बात है कि पहली रीडिंग मान लिया 9 सेंटीमीटर आई है और दूसरी रीडिंग मान लिया 42 सेंटीमीटर आई है, तो उसके बीच का जो अंतर होगा वो एक लूप की लेंथ होगी कि नहीं? यानी मान लिया पहली रीडिंग को मैं L1 कह दूं, दूसरी रीडिंग को L2 कह दूं, तो क्या L2 माइनस L1 कितनी लेंथ को डिनोट करता है? एक लूप की। और एक लूप की लेंथ कितनी होती है? λ/2। तो क्या लैम्डा आ गया कि नहीं? यार हमें ये L2 L1 तेज आवाज से सुनाई देगी तब हम रीडिंग ले लेंगे, तो क्या ये हमें लैम्डा दे देगा? हमें अगर लैम्डा लाना था तो लैम्डा हो गया। अगर स्पीड ऑफ साउंड लाना है, जनरली स्पीड ऑफ साउंड निकालना मकसद होता है इस एक्सपेरिमेंट का, तो बताओ स्पीड ऑफ साउंड v कैसे लाएंगे? स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब ट्यूनिंग फॉर्म में लिखा रहता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी का है, तो यानी फ्रीक्वेंसी पता है, लैम्डा हमें यहां से पता चल गया, तो क्या स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर सकते हैं हम लोग? तो ये स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने का एक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम 2 रीडिंग लेके एक लूप की लंबाई निकालते हैं। एक लूप की लंबाई मतलब λ/2 आ गया, λ/2 आ गया तो लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो स्पीड आ गया। पूरी कहानी क्लियर है? नोट कर लिया भाई? इसका पूरा सेटअप कैसे बनाओगे तुम लोग यार? केवल वही बनाओ जो स्कूल में करते आए हो, एक पाइप। भी यार पानी गिराना ही था तो ऐसे गिराने की क्या जरूरत? इससे थोड़ा कंट्रोल्ड वे में पानी गिरता है, बस इतना ही है। उसमें तुमने ज्यादा गिरा दिया तो पता ही नहीं चलेगा रेजोनेंस। कैसे करते थे वो? ड्रॉपर यूज करते थे क्या? हाँ लेकिन ये साउंड तो ये बात, सेटअप क्यों महंगा खरीदा जाए? क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तुम? टी शर्ट में तो लिख रखा है तुमने डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें आसपास मत रखा करो, ऐसा लोग कहते हैं। तुमने तो उसमें लिख ही रखा डिस्ट्रैक्ट। ये बेसिकली दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि खुद को तो दिखाई नहीं दे रहा होगा वो। दैट्स गुड, ये ठीक है। कंपटीशन भावना होना बहुत जरूरी है। कंपटीशन भावना होने से हमें हर कॉम्पिटिटर साथ में बैठा इंसान दुश्मन नजर आना चाहिए। क्यों एग्जाम में कहाँ साथ में अलाउड है? कैसे कर लो? अकेले ही यार जमाने से भिड़ना है भाई। वो केवल फिल्मों में होता है कि डॉक्टर की पूरी टीम एक साथ मिलके ऑपरेशन करती, नहीं दिखाते। उसमें एक्चुअली मेन डॉक्टर एक ही होता है, बाकी सब लर्न कर रहे होते हैं।
सीख रहे होते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग ओके, क्वेश्चन देखें जरा और इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। ये रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है और जो पूछा गया इसमें स्पीड ऑफ साउंड बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताएं। एक्सपेरिमेंट में 3 बार रेजोनेंस कराया गया है और तीनों बार की रीडिंग दे रखी है ये और ये। 3 बार रेजोनेंस कराया, तीनों की रीडिंग दे रखी है। बताएं जरा स्पीड ऑफ साउंड। बस डेटा एक्सट्रैक्ट करें। शायद हाँ भाई, तो यार पानी का एक लेवल 9.75 पे मिला, दूसरा लेवल 31.25 पे मिला, तीसरा लेवल जहां पर रेजोनेंस हुआ है। तो मुझे बताओ यार, 2 बार जहां रेजोनेंस होता है उन लेंथ के बीच में क्या एक लूप होता है पूरा? तो यार चाहे इनका डिफरेंस ला दो चाहे इनका डिफरेंस, दोनों सेम ही आना चाहिए। सेम आ रहा है इसका मतलब हम सही एक्सपेरिमेंट किए हैं। बताओ जरा इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? L2 माइनस L1 कितना आ रहा है? वो लेमडा बाई 2 के बराबर होता है एक लूप। हाँ भाई, कितना आ रहा है? 21 पॉइंट। तो लेमडा का आंसर कितना आ गया? 43 सेंटीमीटर आ गया यार। अब तुम चाहते तो इनका डिफरेंस करके भी यही काम कर सकते थे, आंसर सेम ही आता, वरना इसका मतलब एक्सपेरिमेंट गलत किया किसी ने। लेमडा का आंसर आ गया। तो मुझे बताओ स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल टू न्यू लेमडा होगा। न्यू हमें पता है क्या? 800 और 0.43, तो ये कितना आ रहा है? 344 हर्ट्ज। कंफर्म करें, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। समझ गए? तो यार क्या ऐसी लैंग्वेज आएगी तो घबराने की जरूरत है क्या? यार लैंग्वेज केवल उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्रेस करने में खर्च हो रही है, ज्यादा लाइनें इसलिए लग रही हैं कि एक्सपेरिमेंट समझाना है। तुम्हारे हिसाब से अगर तुमने सब पढ़ा हुआ है तो बस तुम्हें यह समझना है कि 2 रीडिंग लेना है, उसका गैप निकालना है, लेमडा बाई 2 आ गया तो स्पीड आ गई। ये ज्यादा कलाबाजी हो गई, इसको सीधे सीधे पेश किया जाएगा अगली बार से। ओके, ये थोड़ा उसका बड़ा भाई क्वेश्चन है, जरा देखें। बस डेटा कॉपी करें यार, पूरा क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें।
मोस्टली पीएनजी मिल गया। सही नहीं है? लग रहा है आपको बढ़िया पढ़ा है। लग रहा है तो वो तो मिल ही जाता है वीडियो से। फिर बढ़िया है। तो हर वीडियो में ऐसे जाने कितने फोटो निकल सकते हैं। पहले तो बता, स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। न्यू कितना दिया है 400 हर्ट्ज। लैम्डा कैसे आएगा? क्या दो रीडिंग का अंतर 62 माइनस 20, तो लैम्डा कितना 84। हाँ 84 ना यार। सॉल्व करके कितना आ रहा है ये 0.84 लिखना है 3। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड आ गई। ये काम हमने पिछली बार भी किया है, ये कुछ नया काम नहीं है। इसमें अगली चीज क्या पूछी है, इन्होंने ये पूछा है कि पहली रीडिंग में क्या गलती है। या देखो, दूसरी रीडिंग 20 है, तीसरी रीडिंग 62 है। पहली ये है, दूसरी ये है। क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रेशर नोड होता है, प्रेशर नोड मतलब डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, ये जगह क्या ठीक ठीक शार्प एंड पे होता है क्या? थोड़ा सा ऊपर होता है। तो वो ऊपर अगर रेडियस पता हो तो हम सीधे भी बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने रेडियस नहीं, इन्होंने अलग तरीके से पूछा है। मतलब पहली रीडिंग 20 आई थी, लेकिन यहां से प्रेशर नोड कितनी ऊंचाई पे होता है? यार ये आधा लूप है, आधा लूप बोले तो लैम्डा बाई 4 ऊंचाई पे होता है। तुम क्या लैम्डा ला चुके हो? अरे लैम्डा कितना है 84, तो 84 डिवाइड बाई 4 करो जरा, ये कितना आ रहा है 21 सेंटीमीटर। यानी प्रेशर नोड जो बोला है इन्होंने, एक तरह से कॉर्नर की बात करी है, वो 21 ऊंचाई पे है। जरा देखो 21 ऊंचाई पे पहला बेसिकली 21 ऊंचाई पे इसका प्रेशर नोड बना होगा, जबकि पाइप से उसकी रीडिंग कितनी है 20। तो तुम समझ गया कि उसमें 1 सेंटीमीटर का एंड करेक्शन है। क्या समझ पा रहे हो क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है? जो पहली रीडिंग होती है वो हमेशा गलत होती है। गलत इसलिए होती है क्योंकि पहली रीडिंग में एंड करेक्शन भी होता है, जो कि वो मेजरमेंट में शामिल, वो दिखाई नहीं देता, तो कहां से कोई मेजर करेगा उसको। क्लियर है? तुम लोग फॉर्म आ गए हैं नीट के? भर दिया, जमा कर दिया? मतलब सबको पता है ना? तुमने क्यों नहीं किया अभी तक? लास्ट डेट का इंतजार है। भर दिया? भैया कर लो यार जल्दी जल्दी। कई बार कुछ बाद में फॉलोअप के लिए समय होना चाहिए। कल को कुछ दिमाग में आए कि अरे ये तो मैंने रखा ही नहीं, तो फिर फोन करके पूरा प्रोसेस करके, कब जब एग्जाम से पहले तक सब प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जो भी गलतियां हो गई हो सोच लें, उसकी कार्बन कॉपी एक रख लो। भर दिया है? उसका फोटो कॉपी निकलवा लिया था? कोई गलती नहीं है अब तक? नहीं मिली है? ठीक है। फिजिकल कॉपी मिली है या ऑनलाइन भरना है? फिजिकल कॉपी मिली है। तो अब पक्का हो गया है कि भाई फॉर्म भरने के बाद तो ये मोटिवेशन आ जाता है कि अब तो हम एग्जाम के लिए कमिटेड हैं। वो कमिटमेंट अंदर से आ रहा है भाई, आना चाहिए। लेकिन टेस्ट जिस तरह से छोड़ा है उससे लग नहीं रहा है, टेस्ट जिस तरह से छोड़ा है उससे लग नहीं रहा कि कमिटमेंट आ रहा है।
ठीक, आ जाना चाहिए कुल मिला के। ओके, मैं यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क बना देता हूँ। एक ट्यूनिंग फॉर्क ये है, एक ट्यूनिंग फॉर्क ये है। एक्चुअली ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे ना बना के ऐसे बनाना चाहिए। एक ट्यूनिंग फॉर्क ये है, एक ट्यूनिंग फॉर्क ये है। इसके प्रोंग को वाइब्रेट कराएंगे तो मॉलिक्यूल ऐसे अंदर बाहर होंगे। एक प्रोपोगेटिंग वेव राइट जाएगी और यहाँ से भी एक प्रोपोगेटिंग वेव राइट जाएगी। सो चलिए ट्यूनिंग फॉर्क अगल बगल है और दोनों एक ही मीडियम में एक साथ साउंड वेव दे रहे हैं, साइनोसाइडल साउंड वेव। आमतौर पे साउंड वेव को हम लोग प्रेशर वेव भी बोलते हैं। हम लोगों ने देखा था ये कि जब साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल साइनोसाइडल वेव आगे बढ़ती है तो एक वेव के अंदर एक जगह मैक्सिमा होता है और एक जगह मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम प्रेशर, और एक जगह यानी एक वेवलेंथ के अंदर एक बार मिनिमम प्रेशर और एक बार मैं मैक्सिमम प्रेशर वाले जोन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने वाला हूँ। ये मैंने लाइनें बनाई हैं, ये किसको डिनोट कर रही हैं? मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, यहां जरा ध्यान से देखें, ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये मैक्सिमम प्रेशर मैंने डिनोट किया है। फर्स्ट यहां से नहीं, फर्स्ट यहां से काउंट करेंगे। ओके, मैंने यहां पर कुछ मैक्सिमाज एटमॉस्फेयर में दिखाए हैं। इन दोनों में से बता सकते हैं किस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सेकेंड वाले की। क्यों? जितनी दूरी में इसके 3 मैक्सिमा फिट हुए हैं उतनी दूरी में इसके 4 में। ये जस्ट जनरेटेड है तो इसके बाद हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। तो जितनी देर में इसके 3 मैक्सिमा ट्रैवल करके जगह लिए हैं उतनी जगह पर इसने कितने मैक्सिमाज? 4। अच्छा, मैंने एक चीज दिखाई है कि थर्ड मैक्सिमा और फोर्थ मैक्सिमा, इसका फोर्थ और उसका थर्ड बिल्कुल एक ही जगह पे आ गया है। सोचो यार, एक ही मीडियम को दो एनर्जी सोर्स एक जैसे फेज में एनर्जी दे रहे हैं, और जब एक जैसे फेज में एनर्जी देते हैं तो यार ये जो साउंड मिलेगी वो बहुत इंटेंस हो जाएगी, वैसे उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये कुछ ऐसी बात है जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हम करते थे या सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में हम बात करते थे कि इस पार्टिकल का ऑसिलेशन बहुत तेज हो गया। तो मुझे बताओ ये थर्ड फोर्थ से मिला है तो अगली मुलाकात क्या बताओ? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्या सिक्स्थ एट्थ से मिलेगा और उसके बाद नाइन्थ ट्वेल्थ से मिलेगा। उसके बाद अगर मैं कह रहा हूं ये ट्यूनिंग फॉर्क 30 हर्ट्ज का है तो बता ऐसे ऐसे कितने मैक्सिमा एक सेकंड में मीडियम में प्रोपोगेट होते होंगे? यार 30 भाई 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ऐसे ऐसी 30 वेव आगे बढ़ी होंगी और हर वेव में एक मैक्सिमा होता है, तो कितने मैक्सिमा पूरे मीडियम में फैल गए? 30। इसकी फ्रीक्वेंसी लेटेस्ट से 40 हर्ट्ज है तो ऐसे ऐसे कितने मैक्सिमा पूरे मीडियम में फैल गए? 40। ये बात ध्यान देना यार। तो 30 में से तीसरा चौथे से मिल रहा है, छठवां आठवें से मिल रहा है, नौवां 12वें से मिल रहा है, तो वहां 30वां 40वें से मिलेगा लास्ट में। ले देके बताओ कितने बार लाउड साउंड सुनाई देगा एक सेकंड में? 10 बार। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत लॉजिकल तरीका है इस बात को समझने का कि एक सेकंड में 10 बार ये मॉलिक्यूल लाउड साउंड जनरेट कराएंगे। जब वहां कोई सुनेगा, यानी यहां कोई सुनने वाला लिसनर है, तो उसके कान में 10 मैक्सिमास टकराएंगे। तो 10 बार एक सेकंड में 10 बार। मैं बता दूं यार, एक सेकंड में 5 बार, 4 बार, 2 बार, 3 बार या मैक्सिमम 10 बार अगर लाउड साउंड टकराता है तो हम उसमें अंतर कर पाते हैं।
तुमने कभी रेडियो की कर्र ऐसी आवाज सुनी है, कर्र ऐसे? तो उसमें वो जो अंतर है कि लाउड साउंड स्लो साउंड, लाउड साउंड स्लो साउंड बीच बीच में इन्वॉल्व हो रही है, वो अंतर हम महसूस करते हैं कि ये कंटिन्यूअस साउंड नहीं बल्कि डिस्क्रीट साउंड है। तो अगर वो डिस्क्रीट अंतर बहुत बड़ा हो जाए तो हम नहीं समझ पाएंगे, फिर वो एक सुर सुनाई देने लगता है। जैसे हम साउंड की ही बात करें, ट्यूनिंग फॉर्क की जो साउंड होती है अगर 1 सेकंड में 60 बार ऑसिलेट करती है तो फ्लक्चुएशन तो वहां भी चल रहा है, लेकिन क्या हमें वो फ्लक्चुएशन महसूस होता है? वो सुर के फॉर्म में महसूस होता है। लेकिन जब वो बहुत कम होगा तो वो बीट के फॉर्म में सुनाई देगा, मतलब वो हमें अंतर महसूस होगा जब बहुत लो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा। तो ले देखिए अभी मैंने क्या बताया, 10 बार मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा हमारे कान को, तो वो उस तरह का साउंड होगा जिसमें बीट्स होगी, मतलब लो डाउन, हाई लो हाई लो हाई लो, उसका अंतर हमें महसूस होगा। 2 हो 1 हो तो बहुत कायदे से महसूस होता है, 10 तक हमारे कान डिटेक्ट कर पाते हैं। 10 से ऊपर होगा तो बीट तो होंगी, मीडियम में बीट तो होंगी मगर हमें सुनाई नहीं देंगी। तो यार वो बीट की काउंटिंग का बहुत फॉर्मूला बहुत आसान है। नंबर ऑफ बीट का फॉर्मूला क्या है तुमने अभी अभी समझ लिया, वो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा, दैट्स इट। एक ये तरीका है, या इसका एक और फॉर्मूला है, HCF ऑफ न्यू1 न्यू2 न्यू3 जितने भी हों, HCF समझते हो यार, हाईएस्ट। बताओ 30 और 40 का डिफरेंस कितना है? 10। 30 और 40 का HCF क्या है? 30 और 40 का HCF क्या है? अरे 30 और 40 का HCF कितना है? 10 ही तो होगा। 10 वो नंबर है जो 30 को भी डिवाइड करता है, 10 वो नंबर है जो 40 को भी डिवाइड करता है। तो कोई कहे सर 5 भी तो नंबर है, तो HCF का मतलब हाईएस्ट होता है ना यार, तो हाईएस्ट 10 ही है। तो 2 तरीकों से इसका आंसर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब तक 2 है तब तक तो डिफरेंस से ही निकालो, काहे को HCF के चक्कर में पड़ोगे। लेकिन 3 या 4 हो जाए तब HCF करना पड़ेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? पता है 4, 6 और 12 ये 3 फ्रीक्वेंसी हैं, न्यू1 न्यू2 न्यू3। तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी सुनाई देंगी? बीट्स की काउंटिंग होगी 2। क्यों? क्योंकि 4, 6 और 12 का HCF क्या है? 2। 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी, 2 से बड़ा कोई और नंबर तुम मन में नहीं ला सकते। मेरे ख्याल से अभी लॉजिक क्लियर हो गया है। अरे 2 से 4 भी डिविजिबल है, 6 भी, 2 से 12 भी डिविजिबल है, और 2 से बड़ा कोई और नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सके? नहीं। अभी ऐसे अब निकालना अगर पहले दूसरे तरीकों से समझा है तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई यूज आएगा। बहुत सिंपल नंबर्स आएंगे तो उनका हम ऐसे बड़े आराम से निकाल लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, पानी के नाम ठीक। मैं पानी पीता हूँ। इंसान लोग बदलते रहते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, इसलिए मैं लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं इसलिए। ये क्लियर है भाई? बीट्स ट्यूनिंग फॉर्क में एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। लेकिन अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क की अंदर किसी उसकी एक प्रोंग का मास बढ़ा दें, मास बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और मास घटा दें तो फ्रीक्वेंसी, मास बढ़ाने के प्रोसेस को वैक्सिंग कहते हैं क्योंकि उसमें हल्का सा वैक्स लगा देते हैं, और मास घटाने के प्रोसेस को वैनिंग कहते हैं क्योंकि उसमें हम 100 से थोड़ा रगड़ के
उसके मास को कम कर देते हैं। थोड़ा सा भी मास कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ता है। तो मैं यार अगर याद हो, रिजिड बॉडी की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला √c/i होता था, टाइम पीरियड का याद होगा, 2π√i/c, याद है यार। तो फ्रीक्वेंसी का होगा 1/2π√c/i। जब हम किसी का मास बढ़ाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाओगे, वैनिंग करोगे, तो फ्रीक्वेंसी। तो यार दो प्रोसेस है, वैक्सिंग और वैनिंग। वैक्सिंग मतलब मास बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी को घटाना। लोड करोगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, हल्का करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये बस नाम है जो हमें पता होना चाहिए, वैक्सिंग और वैनिंग। नाम क्लियर है, वैक्सिंग और वैनिंग। तो भी यार इस लैंग्वेज को क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाएगा अभी मैं समझाऊंगा, पहले ये बस दो प्रोसेस लिख लें, वैक्सिंग क्या है, वैनिंग क्या है। वैनिंग होता है टू रिड्यूस द मास, और मास रिड्यूस करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। नोट कर लिया है? तो पहले नोट किया करते थे, जब से वहां बैठ रहे हो तब से तुम फोटो खींचना शुरू कर दिए। सर एक ही कॉपी 2 बार लिखता हूँ तो उसको रात में फिर लिखता हूँ। कहाँ इतना टाइम है यार लाइफ में कि तुम 2 बार लिखो। सब क्लास में, क्लास की चीजें क्लास में खत्म करो अपना, नोट वोट करके। जैसे सब कर रहे हैं उतना टाइम मैं सबको दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी दे रहा हूँ। वो टाइम कहीं ना कहीं से तो जा रहा है ना भाई। घर पे केवल प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि यार दो प्रोसेस हैं जिनके जरिए हम फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। अभी मैं कह रहा हूं दो ट्यूनिंग फॉर्क बिल्कुल एक ही फैक्ट्री से, एक ही मास के, एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बन के आए हैं, दोनों 60-60 हर्ट्ज के हैं। तो बताओ इस समय हमें बीट सुनाई देंगी या नहीं? नहीं, बीट नहीं सुनाई देंगी। लेकिन इस समय जब फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से सेम है, एक ही मीडियम है, तो इसका मतलब दो वेव जो निकलेंगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, तो ये साउंड बहुत लाउड सुनाई दे रहा होगा। तुम्हें पता है यार, जब वेव जीरो फेस में सुपर इम्पोज करती हैं तो रेजोनेंस होता है, बेसिकली इंटेंस साउंड जनरेट होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहां पर इस समय रेजोनेंस हो रहा है, उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह लें, या बहुत लाउड साउंड सुनाई देने को हम रेजोनेंस बोल देते हैं। इस समय क्या हो रहा है, रेजोनेंस दोनों 60-60 हर्ट्ज के हैं। अगर मैं इसमें थोड़ी सी वैनिंग या वैक्सिंग कर लूं किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क में, तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी को मिसमैच कराया जा सकता है, और मिसमैच कराएंगे तो बीट प्रोड्यूस हो जाएंगी। यानी अगर हमें बीट सुनना है तो रेजोनेंस वाली सिचुएशन से कुछ डिस्टरबेंस करना पड़ेंगे तो बीट नहीं। तो यार अगर दो सिमिलर ट्यूनिंग फॉर्क हैं और बीट क्रिएट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? fork are in resonance to create beats। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, any of the two tuning fork can be waxed or waning। वैक्सिंग कैन बी वैक्स्ड और वैनिंग, वेंट कोई वर्ड होता नहीं यार। बेसिकली किसी भी एक ट्यूनिंग फॉर्क की या तो वैक्सिंग कर लो या तो वैनिंग कर लो, तो हम बीट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। बीट साउंड में क्रिएट होती हैं। मुझे बताओ, ये 2 नोड वाला एक धागा है। हम लोगों ने धागे वाला जब कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हम लोग कहते थे कि धागे में अगर फंडामेंटल मोड या फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड ओवरटोन होगा तो इस धागे के अंदर वो पैटर्न हमें नजर आएगा। धागे में जो स्टैंडिंग वेव बनती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और ट्रांसवर्स वेव धागे में हमें नजर आती है, वो कोई सुनने की चीज नहीं। लेकिन
जो ये ट्रांसवर्स वेव बनी है वो आगे पीछे ऑसिलेशन के दौरान आसपास की एयर को डिस्टर्ब करती होगी कि नहीं, तो यहां से भी साउंड जनरेट होती है। मतलब ट्यूनिंग फॉर्क अगर साउंड जनरेट करा सकता है वो एक चीज है, क्या ये धागा भी साउंड जनरेट करा सकता है? अगर दोनों धागे परफेक्ट लेंथ के हैं, सेम लेंथ के, है ना, और नेचर में उनको एनर्जी मिल रही है कोई जो उनके रेजोनेंस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही, तो ये अपने ही आप ऑसिलेट करने लगेंगे। कभी देखा है झूले खुद ही झूलता रहता है अगर हवा का झोंका मिल जाए उसे, लेकिन जब झूलता है तो उसका टाइम पीरियड हवा नहीं डिसाइड करती है, वो टाइम पीरियड उसके लेंथ पैरामीटर डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब यार ये धागा, सोचो कि उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल गई है और वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो क्या वो साउंड जनरेट कराएंगे? और दोनों अगर एक जैसे पैरामीटर के हैं तो फिर उन दोनों साउंड में क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा। अब उस रेजोनेंस को डिस्टर्ब हम कैसे कर सकते हैं? तुम याद करो जरा, धागे के लिए फ्रीक्वेंसी, धागे में जनरेट होने वाली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था PV/2L या PV/4L, दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने। इसके अलावा V का अपना एक पर्सनल फॉर्मूला था √T/μ। मुझे बताओ, अगर दोनों धागों में हमें थोड़ी सी मिसमैचिंग कराना है, जब मैं कह रहा हूं थोड़ी सी मिसमैचिंग, तो इसका मतलब कभी हम उसका मोड चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मोड चेंज करने से थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी अंतर नहीं आता बल्कि बहुत बड़ा अंतर आता है। तो अगर मैं दोनों धागों में अभी रेजोनेंस हो रहा है और मैं बीट प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? या तो हल्का सा टेंशन बदल दो, या तो दोनों धागों में से कोई एक धागा उससे पतला या थोड़ा सा मोटा ले लो, म्यू बदल दो, टी बदल दो, या एल में अंतर कर दो। तो फ्रीक्वेंसी कैसे अलग अलग की जा सकती है? यानी यार टी म्यू एल कैन बी चेंज्ड टू प्रोड्यूस, मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, पहले रेजोनेंस में है, तो बीट प्रोड्यूस करने के लिए टू प्रोड्यूस बीट्स, क्या इस बार ये 3 पैरामीटर होंगे? मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में आए कि कह क्या रहा है। इस कैटेगरी पे कोई थ्योरी नहीं होती, क्वेश्चन ही होते हैं, तो हमें उन क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि यार जब भी धागे से साउंड जनरेट हो रही है और उनमें रेजोनेंस है, बीट प्रोड्यूस कराना है, तो धागे के कोई एक पैरामीटर को थोड़ा सा बदल देगा, और थोड़ा सा पैरामीटर, चाहे लेंथ थोड़ा सा बदल दो, चाहे टेंशन हल्का सा बदल दो, चाहे म्यू अलग कर दो, क्या उससे दोनों धागे मिसमैच हो जाएंगे? तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट कराएंगे, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट कराएंगे तो उनमें क्या प्रोड्यूस होने लगेगा? बीट प्रोड्यूस होने लगेगा। ये तो हो गया यार ट्यूनिंग फॉर्क की बात। ट्यूनिंग फॉर्क में बीट बनाने के लिए क्या करना है? एक जैसे ट्यूनिंग फॉर्क लेना है और थोड़ा सा वैक्सिंग वैनिंग कर देना है। धागे में बीट प्रोड्यूस करने के लिए एक जैसे धागा लेना, उनमें थोड़ा सा किसी एक चीज का अंतर कर देना है। नहीं, क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने पाइप की बातें करी थी, पाइप के अंदर क्या बनता है? लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, लेकिन वो इन टर्न जो साउंड जनरेट कराता है वो प्रोग्रेसिव वेव ही होती है। यार ये हर अरेंजमेंट जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये हर अरेंजमेंट ले दे के साउंड जनरेट कराता है, चाहे वो धागे के अंदर स्टैंडिंग वेव बने, चाहे वो पाइप के अंदर स्टैंडिंग बने, चाहे वो ट्यूनिंग फॉर्क सीधे सीधे प्रोग्रेसिव वेव जनरेट करे। ट्यूनिंग फॉर्क तो सीधे सीधे प्रोग्रेसिव वेव ही जनरेट कराता है। तो ले दे के यार ये भी, यहां भी हम बीट की बातें कर सकते हैं, यहां भी बीट की, यहां भी बीट की बातें कर सकते हैं। क्यों? ये भी तो साउंड जनरेट करा सकता है। सोचो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी पाके ये भी अपने अंदर कोई मोड बनाया हुआ है और ये भी वही मोड बनाया है। क्या इसकी भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? PV/2L पढ़ा है या PV/4L पढ़ा है? नहीं। क्या बताओ दोनों पाइप के लिए क्या हम स्पीड बदल सकते हैं क्या? यार ऐसा है कि स्पीड हम इसलिए नहीं बदल सकते हैं क्योंकि स्पीड एयर के मीडियम पे डिपेंड करती है, और एक ही मीडियम में जब दोनों वेव चलना है तो दोनों के लिए एयर हम बदल थोड़ी सकते हैं यार। जब दोनों वेव एक ही मीडियम में सवार होने वाली है तो स्पीड पे हमारा कंट्रोल नहीं है यार। स्पीड अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी वो एयर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। क्या हम मोड बदल सकते हैं? यार मोड बदलेंगे तो बीट सुनाई नहीं देंगे क्योंकि बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो फिर क्या बचा? लेंथ। अगर हम इन दोनों पाइप की लेंथ को मिसमैच करा दें तो बीट प्रोड्यूस, और अगर सबको सेम कर दें तो फिर रेजोनेंस हो जाएगा। तो यार रेजोनेंस के डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत अंतर से क्या प्रोड्यूस होता है? अगर दो लेंथ हम परफेक्ट ना बना पाए, आमतौर पे कोई इतना परफेक्ट बना भी नहीं पाता है, तो हमें रेजोनेंस नहीं बल्कि थोड़ा सा बीट सुनाई देती है। अब यार ये तो हो गई बात
कि 2 ट्यूनिंग फॉर्क, 2 धागे या 2 पाइप, क्या इनके कॉम्बिनेशन नहीं बनाए जा सकते? पाइप और ट्यूनिंग फॉर्क, पाइप और धागा, या धागा और ट्यूनिंग फॉर्क। सोचो यार, ये दोनों रेजोनेंस में है, हमने थोड़ा सा वैक्सिंग कर दी तो क्या हो जाएगा? बीट आ जाएंगी। ये दोनों रेजोनेंस में है, हमने पाइप थोड़ा बदल के थोड़ी ज्यादा लेंथ का ले लिया तो बीट आ जाएंगी। यार इन सब में क्वेश्चन बन सकते हैं यार। इसमें ये 6 संभावनाएं मैं अभी व्यक्त कर रहा हूं तुम्हें कि 6 संभावनाएं हैं जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। 6 ही है मतलब। धागा और पाइप रेजोनेंस में था, इसका मतलब सब कुछ एक जैसी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं। मोड तो नहीं चेंज करेंगे, या तो हम धागे का टेंशन हल्का सा बदल देंगे, या तो टेंशन धागा ही बदल देंगे, पतला या मोटा कर देंगे, या उसकी लेंथ थोड़ा सा चेंज कर देंगे। नहीं, या तो हम एटमॉस्फेयर पे मीडियम थोड़ा सा बदल देंगे, थोड़ा सा गर्म कर दें। सोचो, अगर मैं मीडियम थोड़ा सा गर्म कर दूं तो क्या उससे स्पीड पे फर्क पड़ता है? यार याद करो, इसके लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला PV/2L या PV बाई क्या होता है? ये होता है। और B का फॉर्मूला बताओ, V का फॉर्मूला √P बाई गामा P बाई रो पढ़ा है, या हमने गामा RT/M पढ़ा है? तो यार अब तो यार यहां पे हम ये भी बदल सकते हैं। क्या टेम्परेचर बदल दें तो इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी कि नहीं? टेम्परेचर बदलने से क्या उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी? यार अगर बदलेगी भी तो वो उसके अलग पैरामीटर हैं। अगर कोई ये कहते थर्मल एक्सपांशन चल रहा है तो उसकी भी बदल जाएगी। लेकिन हम एट अ टाइम दोनों के बदलाव की बात क्वेश्चन में मैं कभी नहीं देखता हूं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कल को कहते इसका भी टेंशन बदल गया है क्योंकि तुमने मीडियम चेंज किया है। तो यार इसकी फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए अब क्या क्या है? लेंथ है, टेम्परेचर है, प्रेशर भी है। और इसकी बदलने का क्या तरीका है? यार इसकी बदलने का तरीका तो मैं बता ही चुका हूं, है ना। वो किस पे डिपेंड करता है? टेंशन पे, म्यू पे और लेंथ पे। ये सब लैंग्वेज में लिखा होगा भाई। यहां बताएं जरा, वैक्सिंग बैनिंग के जरिए या धागे की लेंथ बदल के, क्या इतने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं? तो अभी मैंने आइडिया दे दिया है, क्या मुझे प्रैक्टिस करा देना चाहिए इस पे? हमें लगता नहीं यार कि क्लास थोड़ी लंबी भी हो जाए तो अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो एग्जाम आ ही गया है, लगता है ना। तो 1-2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क which gives 4 beat per second when sounded with a fork। ट्यूनिंग फॉर्क होगा यार, ये खाने वाला फॉर्क थोड़ी होगा। 4 beat per second। ओके, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क जो 4 बीट दे रहा है, किसके साथ? 256 वाले के साथ। यार एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, लेकिन वो 256 वाले के साथ 4 बीट दे रहा है। तो बताओ जरा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? यार इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? यार अगर इसके साथ 256 बीट दे रहा है तो या तो इसकी फ्रीक्वेंसी 261 होगी, नहीं 260 होगी, या तो इसकी 252 होगी। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। 4 बीट तभी हो सकती हैं जब इनका अंतर 4 होगा, और अंतर 4 तब हो सकता है या तो ये 252 है या तो 260 है। क्या इस बात पे किसी को आपत्ति है? फिर उन्होंने कहा है and gives 2 beat when one of its prong is loaded with wax। one of its prong मतलब its prong मतलब दूसरे वाले का या पहले वाले का? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टर्निंग फॉर्क, पूरी कहानी उसी की कही गई, जो दूसरे वाले के साथ 4 बीट दे रहा है। अगर इसकी टांग पे वैक्स लगा दे, प्रोंग मतलब टांग ही होता है, प्रोंग पे हमने वैक्स कर दिया है, तो मुझे बताएं अगर, तो इट्स मतलब किसके लिए यूज किया है ना, इसके लिए। तो अब देखो यार, अगर 260 है वैक्स लगाने पे वो कम हुआ होगा, अगर 252 है तो भी वो वैक्स लगाने पे, हमें नहीं पता ये क्या है। लेकिन एक बात सोचो, अगर ये 252 है और वैक्स लगा दिया गया है तो बीट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? 252 में वैक्स लगाया मतलब घटाया ना, 250 249 हो गया होगा, तो इसका डिफरेंस
बढ़ना चाहिए, जबकि इन्होंने क्या किया, बीट कम हो गई, कितनी हो गई, 2 बीट। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, ये सही है। यार सोच के देखो, 260 है, वैक्स किया तो 258 हो गया होगा, तो इनका अंतर 2 रह गया, इसलिए ये संभावना गलत है। क्या समझ पा रहे हो? क्वेश्चन में यही पूछा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ जो अननोन है, तो अननोन की फ्रीक्वेंसी 260 या 252। अगर हम 252 मानते हैं तो वैक्सिंग वाली घटना के बाद बीट बढ़ जाना चाहिए, जबकि इसमें क्या हुआ है, बीट घटी है, इसका मतलब 260 सही आंसर है। क्या क्वेश्चन समझ में आया, कैसे पूछा गया है? आया समझ में? तो एक और क्वेश्चन ऐसे करके बताएं। नहीं, ये वाला तो कहाँ गए यार, और आसान वाले क्वेश्चन कहाँ गए? ओके, हम लोग ये करते हैं, वेवलेंथ ऑफ 2 नोट्स इन, नोट्स का मतलब होता है कोई खास तरह का साउंड, नोट्स का और कोई मतलब नहीं, कोई खास तरह का साउंड है जिसकी वेवलेंथ ये है और ये है। बता सकता है किसकी वेवलेंथ बड़ी है? लैम्डा 1 बड़ा है कि लैम्डा 2? लैम्डा 2 बड़ा है, क्योंकि 173 डिवाइड है, वहां 175, थोड़ा ही सा अंतर है यार, थोड़ा सा अंतर है। ईच नोट प्रोड्यूस्ड 4 बीट, ओके, विद अ थर्ड नोट, ओके। इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू1 मान लेते हैं और इसकी न्यू2, और न्यू1 ने किसी और फ्रीक्वेंसी के साथ कितनी बीट दी है, 4, और न्यू2 ने भी उसी के साथ कितनी बीट दी है, 4। तो इसका मतलब जो इन्होंने एक और ट्यूनिंग फॉर्क इन्वॉल्व कराया है वो फ्रीक्वेंसी न्यू1 और न्यू2 के बीच की होगी। इस बात को समझो कि सोचो यार, न्यू1 कोई फ्रीक्वेंसी और न्यू2, न्यू1 ने इस न्यू के साथ भी 4 अंतर रखा है, 4 का अंतर, और न्यू2 के साथ भी 4 का अंतर रखा है। तो इसका मतलब न्यू कोई बीच की वैल्यू होगी जिससे इसका भी अंतर 4 होगा और इसका भी अंतर। ये बात समझ पा रहे हैं? अभी हमें ये डाउट है कि न्यू1 बड़ा है या न्यू2 बड़ा है, इनका डिफरेंस तो 4 है। अच्छा बताओ, न्यू1 और न्यू के साथ 4 का अंतर, न्यू2 और न्यू के साथ 4 का अंतर, तो न्यू1 न्यू2 में कितना अंतर होगा? न्यू1 न्यू2 में 8 का अंतर होगा। अभी हमें ये नहीं पता न्यू1 बड़ा है या न्यू2 बड़ा है, अभी पता चल जाएगा। पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाई लेमडा होता है, तो मीडियम तो एक ही जैसा है, तो जिसका लेमडा कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी, बताओ किसका लेमडा कम है? पहले वाले का लेमडा कम है कि नहीं? तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की, अब हमें पक्का हो गया, यहां डिफरेंस लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि ये अब हम पक्के तौर पे कह सकते हैं न्यू1 और न्यू2 में 8 का अंतर है। इतनी बात समझ में आई? न्यू1 न्यू2 में 8 का अंतर है, एक बात। अच्छा बताओ, न्यू लेमडा के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या न्यू1 न्यू2 का रेशियो हम ला सकते हैं? लेमडा 2 बाई लेमडा 1, तो 175 बाई 173 आएगा। तुम ऐसे भी देख पा रहे हो न्यू1 ज्यादा बड़ा आ रहा है। क्या अब न्यू1 न्यू2 में 2 रिलेशन आ गए हैं, तो हम इनको सॉल्व करके अलग अलग न्यू1 न्यू2 के आंसर ला सकते हैं। क्या बात समझ रहे हैं? इस बार इन्होंने लेमडा का अंतर किया है, लेमडा का अंतर कैसे किया हमें नहीं पता, लेकिन लेमडा का अंतर दोनों में किया है। एक और करेंगे हम लोग, बस इतना नोट कर ले। क्वेश्चन नोट कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन नोट करना, फोटो ले लो तो नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां मैटर करती है। आंसर नहीं पता। न्यू1 न्यू2 के 2 रिलेशन है, न्यू2 उठा के यहां न्यू1 के टर्म में रख दो, सॉल्व होके आंसर आएगा। ओके, 2 ट्यूनिंग फॉर ए और बी है, उनमें 8 बीट निकल रही हैं, तो इसका मतलब न्यू1 और न्यू बी का अंतर कितना है? 8। यार मैं जब ये सिंबल लगाता हूं इसका मतलब वो अंतर को डिनोट करता है। हमें नहीं पता कि न्यू ए ज्यादा है या न्यू बी ज्यादा है, लेकिन उनमें अंतर पक्के तौर पे 8 का है। फिर कहा गया विद एयर रेजोनेंस ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड,
ऐसी कोई ट्यूब है और एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इन दोनों का रेजोनेंस चल रहा है। ओके यार, दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं जिनका अंतर 8 है। एक ट्यूनिंग फॉर्क ए है जो किसी 32 सेंटीमीटर के साथ, और एक ट्यूनिंग फॉर्क बी है जो किसी 33 सेंटीमीटर के साथ रेजोनेंस में है। यार ये ट्यूनिंग फॉर्क इसके साथ रेजोनेंस में, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ये ट्यूनिंग फॉर्क इसके साथ रेजोनेंस में, मतलब इसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। किसको? क्रम से महसूस करेंगे। अभी हम कोई मोड नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हो सकता है ये हायर मोड हो, हमें नहीं पता। हम लोग भी यहाँ पे एक्चुअली मोड पे बात ही नहीं करना है, ये कोई भी मोड हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है, बस ये रेजोनेंस में मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये रेजोनेंस में दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, पता नहीं कौन सा मोड है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या इसमें उसमें लेंथ का अंतर है, तो बताओ लेंथ का अंतर है तो फ्रीक्वेंसी का भी अंतर होगा। बताओ इस ट्यूब के लिए तुम्हें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, PB/12 या PB/4L, कुछ भी मान लो, मैं PB/12 और PB/4L कुछ भी मान लूं। क्या मोड बदलता है? ये दोनों सेम मोड में होंगे क्योंकि बारीक सा डिफरेंस है। तो यार किस बात का अंतर है? स्पीड भी सेम ही होगी, किस बात का अंतर है? क्या लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अब मुझे इतने से समझ में आ गया कि किस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जल्दी बताओ। जिसका लेंथ कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी, तो किसका लेंथ कम है? इसका लेंथ कम है, इसका मतलब इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, अब हमें पक्का हो गया न्यू ए ज्यादा है, न्यू बी कम है, और ये अंतर कितना है? 8। क्या एक रिलेशन ये आ गया? दूसरा रिलेशन कहां से आएगा? अरे देखो, फ्रीक्वेंसी लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो न्यू ए बाई न्यू बी इक्वल टू आएगा एल बी बाई, यानी बी वाले के साथ जो रेजोनेंस में है उसकी लेंथ और ए वाले के साथ जो रेजोनेंस में है उसकी लेंथ का रेशियो। फिर से क्या दो रिलेशन आ गए हैं, तो दोनों को सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी आइडिया लग गया होगा कि कैसे लैंग्वेज बनाई जाएगी। चलो, तो अब तुम्हें क्वेश्चंस कहां तक के करके आना है? — 56 तक के सारे क्वेश्चंस करके आना है, 56 तक के। अगली क्लास इसकी आखिरी क्लास होगी, और मुझे लगता है अगली क्लास में शायद टाइम बचेगा तो हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं। क्या सही रहेगा, डिस्कशन या अगला टॉपिक? ठीक, देखते हैं क्या होता है। पूरे क्वेश्चंस करके आना है 56 तक के। डॉपलर इफेक्ट अगली क्लास में शुरू होगा और जल्दी ही खत्म हो जाएगा।